हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिंकी। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएलएड सेकेंड ईयर पीपीई की फर्स्ट यूनिट और उसका टॉपिक भी था फर्स्ट। उसमें आपका जो सिलेबस उसमें कई पार्ट्स में दे रखा है, जैसे कि लर्निंग, फिर इंटेलिजेंस है, फिर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग है, फिर उसके बाद थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो मैं आपको जो टॉपिक्स है जैसे कि थ्योरीज है जो लर्निंग की, वो बहुत सारी थ्योरीज है, तो उनकी छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैं आपको दे सारा जो सिलेबस है वो आपको ऐसे ही प्रोवाइड करूँगी। तो मैं उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको इजीली वीडियोस मिल जाए। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले है कि बुद्धि की अवधारणा क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को विभिन्न दृष्टि से परिभाषित किया है, जिसके आधार पर उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। समायोजन या अनुकूलन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, मानसिक क्षमताओं का फलक। इसका मीनिंग है, सबसे पहले तो जिसके भी पास बुद्धि है वो चीजों के साथ समायोजन कर सकता है या अनुकूलन। जैसे कि अब जितने भी इंसान है सबके पास बुद्धि होती है। तो अगर हमारे साथ कोई सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि एकदम से हमें थोड़ा सा, अगर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की आदत है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो नॉर्मल गर्मियों में टेम्परेचर कई बार कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, 50 डिग्री से भी क्रॉस हो जाता है। तो वो सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, वैसे नॉर्मल इतना टेम्परेचर नहीं होता, फिर भी हम उसमें समायोजन कर लेते हैं। या कुछ भी कंडीशंस है, कई बार ऐसा है कि हमें बिना लाइट के रहने की आदत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा है कि लाइट चली गई, तो हम उस सिचुएशन में समायोजन कर सकते हैं। तो ये हमारी बुद्धि है जो हमें चीज़ों से समायोजन करने की पावर देती है। सीखने की योग्यता, सीखना, हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उस चीज़ को सीखने के लिए सबसे मेन काम जो होता है, या जो सोच विचार करने के लिए जिसको मेन बताया जाता है, वो हमारी बुद्धि होती है। तो बुद्धि के कारण ही हम चीज़ों को सीख सकते हैं। और ये आईक्यू से भी रिलेट किया जाता है कि जिसका जितना आईक्यू होगा वो उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है और उतनी ही उसकी सीखने की योग्यता ज़्यादा होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उनके बारे में सोच विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो ये अमूर्त चिंतन की योग्यता भी हमें बुद्धि से ही प्राप्त होती है। फोर्थ पॉइंट है समस्या समाधान की योग्यता। हमारे सामने जब भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए हम अपने मस्तिष्क में, दिमाग में, माइंड में ही चीज़ों को सोचते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कितने इसके पॉसिबल पॉसिबल सॉल्यूशंस है, कौन सा रास्ता ज़्यादा बेस्ट है। तो समस्या समाधान की योग्यता भी बुद्धि से ही है। मानसिक क्षमताओं का फलक, फलक का मतलब है फंक्शन, कि हमारी जितनी भी मेंटल एबिलिटी या मेंटल्स जो हमारी एबिलिटी है, पावर्स है, क्षमताएं हैं, उन सब चीज़ों का जो रिजल्ट है वो हमारी बुद्धि है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें कही हैं, वैसे बुद्धि से रिलेटेड ये आप मीनिंग में उसकी अवधारणा में लिख सकते हैं। अब इसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है, जो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन होती है, मैं उन्हीं को लिखती थी एग्जाम टाइम में ताकि वो याद रह सके, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन हो जाती है। फर्स्ट है, क्रूज ने दी है, बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है। और बकिंगम ने दी है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो इन्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तो आपको याद करनी है। अब यहाँ पे बुद्धि और ज्ञान में डिफरेंस। बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित किया जाता है। बुद्धि का ये कि हमारा माइंड कैसा है, कितना उसका आईक्यू वगैरह है, क्या है, वो हमें जन्मजात ही मिलती है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं, उन्हें माइंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे पैदा हुए तो स्टार्टिंग से ही है, और जैसा माइंड है वो जन्मजात ही हमें मिलता है। लेकिन जो ज्ञान है वो अर्जित किया जाता है, टाइम के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ज्ञान को सीखा जाता है, जबकि बुद्धि जन्मजात होती है। ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि आवश्यक होती है। अब मेन चीज है, अब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उस पर सोच विचार करना होगा, अमूर्त चिंतन करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बहुत सारी चीजों को देखना होगा, और इन सब चीजों के लिए बुद्धि की जरूरत है। तो ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि आवश्यक होती है। बुद्धि के लिए ज्ञान अर्जन करना आवश्यक नहीं रहता। दूसरी चीज, हमारे पास, सबके पास माइंड होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी ज्ञान अर्जन करें। तो बुद्धि के लिए ज्ञान अर्जन करना कोई आवश्यक नहीं है, सबकी इच्छा है,
जिसको जितना ज्ञान अर्जन करना है, लेकिन ज्ञान के लिए बुद्धि आवश्यक है। किसी कारण बुद्धि में विकार आने से, ज्ञान विस्मरण हो जाने से बुद्धि में कोई विकार नहीं आता। दूसरी चीज, अगर हमारे माइंड में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस माइंड में प्रॉब्लम आने से नॉलेज चली जाएगी, लेकिन बुद्धि में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बुद्धि में कोई विकार नहीं आएगा। अब है बुद्धि के प्रकार, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये आपका वैसे सिलेबस में इतना है नहीं, बस थोड़ा सा आप अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा दिखा टाइम हो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अमूर्त बुद्धि के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारी काम करने की स्पीड, हम क्या क्या सोच सकते हैं, अलग अलग टाइप से चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं अपने माइंड के अंदर ही। मूर्त बुद्धि ये होती है कंक्रीट, मतलब यांत्रिक व गत्यात्मक। ये थोड़ा सा जो हम रटने वाली जो चीजें होती है ना, वो मूर्त बुद्धि के अंदर होती है। और जब सोच विचार करके अच्छे से समझ के कुछ चीज करते हैं, वो अमूर्त बुद्धि होती है। और सामाजिक बुद्धि, सोसाइटी के अंदर हम जो भी जिस तरीके से किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारी सामाजिक बुद्धि कहलाती है। इसके बाद है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, एकविध चिंतन और बहुविध चिंतन। आपको ये जितने भी टॉपिक्स है ना, सबके इंग्लिश में नाम जरूर याद करने, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा नाम नहीं है, एक या दो होंगे। और इससे सीटेट में भी क्वेश्चन आता है। एकविध चिंतन, एकविध चिंतन का मतलब, पहले मैं नॉर्मल आपको बता रही हूँ। एकविध चिंतन का मतलब है जब किसी चीज के बारे में हमें रटा रटाया आंसर मिले। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 4+4 कितना होगा, 8 होगा, ये चाहे मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछूं, इसका एक सटीक आंसर, फिक्स आंसर होगा। तो अगर मैंने दो बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा कि 4+4 कितना है, उसने 8 बताया, तो दूसरे बच्चों को आंसर पता है। अगर मैं उनसे सेम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो अगर उन्होंने माइंड नहीं लगाया, उन्होंने सुन लिया उस आंसर को, वो वैसे जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसी के बदले ये क्वेश्चन पूछा कि किन किन दो नंबर्स को जोड़ने से 8 बनता है, तो किसी का आंसर होगा 1+7, किसी का आंसर होगा 2+6, किसी का आंसर होगा 5+3। तो यहाँ पे बच्चों को अपना माइंड यूज करना होगा। तो एक भी चिंतन का मतलब एक तरीके से सोचना, और बहुविध, बहुविध का मतलब, बहु का मतलब बहुत सारे, बहुत अलग अलग तरीके से हम जब सोचते हैं। एक विद का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के पास इतनी योग्यता होती है कि वह उत्तम से उत्तम विचार ढूंढ सके। यह कठोर, संकीर्ण व यांत्रिक। ये जो मेन पॉइंट है, कठोर, संकीर्ण व यांत्रिक। कठोर का मतलब फिक्स है, संकीर्ण का मतलब ज्यादा कुछ नहीं, फिक्स आंसर होगा उसका, और यांत्रिक रटने वाली चीजों को बढ़ावा देता है। सेकंड पॉइंट है बहुविध चिंतन। इसे क्रियात्मक चिंतन का विशिष्ट पहलू कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो क्रियात्मक, जो फंक्शनल चीजें हैं, हम जब सोचते हैं, जिस चीज पे हम सोच विचार करते हैं, ये मेन पॉइंट है। यह किसी समस्या के समाधान के लिए जितने भी संभावित समाधान हो सकते हैं, उनके लिए प्रयास करता है। अब इसके अंदर मैंने कहा था रटा रटाया आंसर नहीं है, तो बहुत सारे तरीके से हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर एक भी चिंतन होगा, तो एक प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी एक, और यहाँ पे प्रॉब्लम एक है लेकिन सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। सृजनात्मकता का आधार चिंतन है। चिंतन सरल, रूढ़िगत व यांत्रिक भी हो सकता है। अब क्रिएटिविटी सोच से निकलती है, जितना हम अलग तरीके से सोचेंगे। और वैसे हमारा सोचना इजी भी हो सकता है, रूढ़िगत या रटे रटाए तरीके से चीज़ों पे चल रहे, वो हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुविध चिंतन को पोषित करने वाली युक्तियां, स्ट्रेटजीज टू नर्चर डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि बच्चों के अंदर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, शिक्षण में बालकों को समस्याओं के हल ढूंढने के अवसर देने चाहिए। मतलब बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम्स है, उनके रटे रटाए आंसर नहीं प्रोवाइड करने, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स दो, और उन प्रॉब्लम के अलग अलग तरीके से अवसर, हल ढूंढने के अवसर देने चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को खोज अथवा नवीन ज्ञान की प्रक्रिया से अवगत कराना होगा, और ऐसा उनके व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है टीचर का मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चे नए नए तरीकों से नई नई चीज़ों पे सोच विचार करें, क्योंकि जब वो माइंड में कुछ ना कुछ सोचेंगे तो अपने आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, तो इससे उनके अंदर समस्या समाधान की योग्यता विकसित होगी, चिंतन कर सकेंगे। इसके बाद टेक्निक्स में एक होगा गेमिंग टेक्निक, अलग अलग गेम के थ्रू, अलग अलग गेम्स उनसे करवा के, उसके अंदर भी हम बच्चों को नई नई सिचुएशंस में डाल के और नए नए तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
सेकेंड है रोल प्लेइंग, किसी भी चीज़ का अगर वो रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि उनको अपनी मर्जी से कि किसी का भी हमने रोल दे दिया कि इस रोल को आप करके दिखाओ, तो वो सोच विचार करके तब इस रोल को प्ले करेगा। यूज़ ऑफ टीचिंग मॉडल, यूज़ ऑफ टीचिंग मॉडल के अंदर यही कि बच्चों को नए नए तरीक़ों से, नए नए मॉडल के थ्रू पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, नए नए तरीके से वो पढ़ेंगे, उनका जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ेगी। अब इसके अंदर मैंने आपको जो आज टॉपिक करवाया है वो था इंटेलिजेंस से रिलेटेड। उसमें कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग की टेक्निक्स, मैंने टेक्निक्स के सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको एक्सप्लेन करना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, टेक्निक्स फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के और एग्जाम्पल वगैरह डाल देना। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की 3 वीडियो रहेंगी, उन वीडियो में मैं आपकी यूनिट 1 कवर करवा दूंगी।